Hello guys, this is Dr. AG and you are watching my YouTube channel Learn with Dr. AG। आज के लेक्चर में हम काइनेटिक कंसेप्ट फॉर एनालाइजिंग द ह्यूमन मोशन देखेंगे। हम ह्यूमन मोशन को की जो फॉर्म्स है जिसमें जो वो फोर्स रिक्वायर्ड है उनके मुताबिक हम जब वो देखेंगे कौन कौन सी टर्म्स है हमारे पास। इनर्शिया, मास, फोर्स, फ्री बॉडी डायग्राम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेट, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट और इम्पल्स, ये डिफरेंट जो वो टर्म्स जिनको हम जब वो गो थ्रू करेंगे। और साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे इसके लिए दैट इज़ दी टाइप ऑफ लोडिंग अपॉन द बॉडी, किस किस टाइप की बॉडी में लोडिंग होती है उसके मुताबिक हम मेनली जो वो स्टडी करेंगे आज के इस लेक्चर में। सो इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। जो भी बॉडी जो मूव कर रही है दैट विल कंटिन्यू इट्स मोशन, और अगर कोई बॉडी जब वो रेस्ट में तो वो रेस्ट की स्टेट में जब वो रहेगी। इस तरीके से इसी चीज़ को हम जब वो फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया के साथ भी जब वो डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया स्टेट्स दैट द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन और द फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया इज द सेम थिंग। सो ये लॉ ये कहता है कि अगर कोई बॉडी मूविंग है तो वो कंटिन्यूस मोशन में रहेगा, अगर कोई जब वो स्टैटिक है तो वो अपनी जब वो स्टेट को मेंटेन रखेगा। दैट इज आल्सो द लॉ ऑफ इनर्शिया एज वेल। नेक्स्ट इज द mass. Mass is the matter of amount of matter that a body contain। किसी बॉडी में जो मैटर की अमाउंट है वो उसका जो मैस कहलाता है। मेट्रिक यूनिट इसका जब केजी और इंग्लिश यूनिट इसका स्लज। फोर्स जब वो अगर किसी बॉडी पे जब वो कोई बॉडी जब वो एक्सेलरेट कर रही है तो उसका मतलब ये उस पर जब वो फोर्स अप्लाई हो रही है। सो मेट्रिक यूनिट इसका न्यूटन है और इंग्लिश यूनिट इसका पाउंड। फोर्स को डिस्क्राइब करने हमारे पास जो वो तीन इसके जो वो कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर वन इज द मैग्नीट्यूड, सेकंड इज द डायरेक्शन एंड थर्ड वन इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब देखा जाए तो हमारे पास जब वो फोर्स को अगर कंपेयर करें तो हमारे पास उसके जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं कि कौन फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है और किस पे जब वो अप्लाई हो रही है। सो काज एंड एजेंट हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज द एक है कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर किसी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आए तो और डायरेक्टली उसने फोर्स जब वो ट्रांसमिट किए तो उसको हम जो कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। और अगर लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फोर्स अप्लाई होती रही दैट इज द लॉन्ग रेंज फोर्स। नेक्स्ट इज द काइंड ऑफ फोर्स हमारे पास जब वो कुछ लीनियर फोर्स होती है जो स्ट्रेट लाइन पे एक्ट करती है तो उसको हम जब वो लीनियर फोर्स कहती हैं। अगर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में जब वो सेम प्लेन में एक्ट कर रही हैं तो उनको हम जब वो पैरेलल फोर्सेस बोलते हैं। और अगर दो फोर्सेस जब वो एक दूसरे के जब वो कॉमन पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं लेकिन वो उनकी पॉइंट ऑफ डायरेक्शन डिफरेंट है। लाइक जैसे देखें ज़रा इसमें जब वो जैसे ये दिखाया गया है तो ये एक ही पॉइंट पे डिफरेंट मसल्स एक्ट कर रहे हैं लेकिन उसकी जब वो एक की पुल ये है, एक का एक ये है। तो इस तरीके से जो डिफरेंट काइंड ऑफ डायरेक्शन में जो मूव कर रहे हैं लेकिन एक ही पॉइंट पे फोर्सेस अप्लाई हो रही तो उन फोर्सेस को हम जब वो कॉन्करेंट जब वो फोर्सेस बोलते हैं। नेक्स्ट इज द कपल फोर्सेस। कपल फोर्सेस के जब वो डायरेक्शन सेम होती है लेकिन नेक्स्ट इज द couple forces। तो force couple two forces act in an equal but opposite direction resulting in a turning effect। दो फोर्सेस जो कि इक्वल इन अमाउंट होती है लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन जो वो ऑपोजिट होती है उसकी वजह से जो बॉडी जब वो उसमें रोटेशन आती है तो ऐसी फोर्स को हम जब वो कपल फोर्सेस का नाम देते हैं। नेक्स्ट इज द बॉडी में क्या कुछ चेंजेस आती हैं फोर्स एप्लीकेशन की वजह से। तो उसमें जब वो एक तो ट्रांसलेशन है, एक जब वो अपनी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करता है। नंबर टू इज द रोटेशन, बॉडी की जब वो रोटेट करती है। थर्डली जब वो बॉडी में जो डिफॉर्मेशन आती है, बॉडी की जब वो चेंजेस आती है उसमें शेप में बॉडी की चेंज आती है। अब ये इसके मुताबिक हम देखेंगे कि लोडिंग किस किस टाइप की होती है। नेक्स्ट इज द फ्री बॉडी डायग्राम। एनी बॉडी और बॉडी अ पार्ट दैट इज बीइंग फोकस्ड अपॉन फॉर एनालिसिस। जिस बॉडी को हम स्टडी करना चाह रहे हैं जिसपे हम जब वो फोर्स की एप्लीकेशन वगैरह देखना चाह रहे हैं तो उसको हम जब वो फ्री बॉडी डायग्राम का नाम देते हैं। अ स्केच दैट शोज अ डिफाइंड सिस्टम इन आइसोलेशन विद ऑल द फोर्सेस वेक्टर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। किसी भी सिस्टम पे जो एक्ट करी तमाम फोर्सेस हैं उसको दिखाता है तो उसको हम जब वो फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। जैसे ये दिखाया गया है तो इसमें जब वो
हैंड ग्रिप जो वो उस पर प्लेयर फोर्स लगा रहा है, इसमें जो वो एयर रेजिस्टेंस या उसका जो वेट है, जो ऑल ये बॉल पे जो फोर्सेस लग रही हैं, सो ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस जो कि इस बॉडी में एक्ट कर रही हैं, वो तमाम मिलकर जब वो एक सिंगल टर्म के तौर पर हम यूज़ करते हैं, उसको हम जब वो फ्री बॉडी डायग्राम का नाम देते हैं. फोर्स रियली एक्ट इन आइसोलेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग कि कभी भी एक सिंगल फोर्स नहीं अप्लाई होती. रिजल्टेंट फोर्स कहीं ना कहीं जब वो मल्टीपल फोर्सेस एक्ट करके एज अ रिजल्टेंट फोर्स आपको जब वो नजर आती. सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द पॉइंट अराउंड विच अ बॉडी वेट इज इक्वली बैलेंस्ड और नो मैटर हाउ द बॉडी इज पोजिशनड. तो किसी भी बॉडी का कोई पॉइंट जिसपे वो बैलेंस कर सके, उसका जो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है. वेट, द अट्रैक्टिव फोर्स दैट द अर्थ एक्सर्ट्स ऑन अ बॉडी. जो अट्रैक्शन की फोर्स है अर्थ की, दैट इज द वेट ऑफ दैट बॉडी. नेक्स्ट इज द प्रेशर. प्रेशर इज force per unit area over which the force acts. So P is equal to F over A. Volume is the space occupied a body. कोई बॉडी जो थ्री डिमेंशनली जो वेट स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वो उसका जो वो वॉल्यूम कहलाता है. डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ मैस पर यूनिट वॉल्यूम. कोई स्पेसिफिक मैस में उसकी वॉल्यूम में कितना मैस वो कंटेन कर रहा है, उसकी डेंसिटी कहलाता है. स्पेसिफिक वेट, वेट पर यूनिट वॉल्यूम जितना बॉडी का वेट है, दैट इज द स्पेसिफिक वेट. इम्पल्स, अगर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए कि फोर्स अप्लाई हो रही, दैट इज नोन एज द इम्पल्स. नेक्स्ट इज द टॉर्क. रोटेटरी इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज नोन एज अ टॉर्क और द मोमेंट ऑफ फोर्स. जी, अब हमारा जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके तरफ जाते हैं. जो मैकेनिकल लोड्स ऑन द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी पे मैकेनिकल लोडिंग किस तरीके से होती है देखते हैं, जिसमें हम एक्सटर्नल फोर्सेस दैट एक्ट ऑन द बॉडी इम्पोज लोडिंग दैट अफेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी. द मसल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, bone breaking forces, all force affect the human body differently. बॉडी पे डिफरेंट किस्म की जो फोर्सेस लग रही होती हैं, उसकी वजह से बॉडी पे जब वो मैकेनिकल लोडिंग हो रही होती है. सो इसके तीन हमारे पास इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो हमने डिस्कस करनी है. डायरेक्शन, ड्यूरेशन और मैग्नीट्यूड. कितनी देर के लिए अप्लाई हो रहा है, किस डायरेक्शन में, और उसकी अमाउंट कितनी ऑफ फोर्स है. सो मैकेनिकल लोड्स ऑन द ह्यूमन बॉडी, अब किस किस किस्म की लोडिंग होती है. कंप्रेशन होती है, टेंशन होती है, शेयर होती है, मैकेनिकल स्ट्रेस होता है, टॉर्शन, बेंडिंग और लास्टली जो वो कंबाइंड लोडिंग. अब इन हर एक काइंड ऑफ फोर्स को हमने जो वो डिटेल से देखना है. कंप्रेशन क्या है जी? प्रेशर और स्क्वीजिंग फोर्स डायरेक्टेड एक्सियली थ्रू अ बॉडी. बॉडी के एक्सिस के अलॉन्ग, लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग, जैसे इसमें दिखाया गया है, लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स अप्लाई होती है और इसकी वजह से बॉडी स्क्वीज करती है, ऐसी फोर्स को हम जब वो कंप्रेशन बोलते हैं. जैसे इसमें दिखाया गया, आपके जब वो वर्टिब्रा के अलॉन्ग जब आप वेट बेरिंग पोजीशन में होती हैं, तो वर्टिब्रल बॉडी के दरमियान में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, उस पर जब वो कंप्रेशनल फोर्स अप्लाई होती है. Compressive force are caused by multiple external and internal forces that create a transfer of force. Like कोई आप ऑब्जेक्ट वगैरह उठाते हैं या कोई ग्रेविटी वगैरह एक्ट करती है, तो वो एक्सटर्नल फोर्स है. इंटरनली जैसे आपके मसल्स वगैरह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लिगामेंट्स या टिश्यूज आपको सपोर्ट करने के लिए एक्ट करते हैं, तो वो इंटरनल फोर्सेस में काउंट हो जाते हैं. इस तरीके से हमारे पास जो टेंशन है, पुलिंग और स्ट्रेचिंग फोर्स डायरेक्टेड एक्सियली थ्रू अ बॉडी, सेम विद एज द कंप्रेशन. ये भी अलॉन्ग द एक्सिस एक्ट करती है, लेकिन ये जब वो स्क्वीज करने के बजाय बॉडी को पुल अपार्ट करती है. जैसे आप जब हैंगिंग में होते हैं, तो हैंगिंग में आपके जब वो ग्रेविटी की वजह से आपको पुल कर रहे होते हैं, यहाँ से आप ऊपर को पुल कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से बॉडी में जो एक टेंशन जो जनरेट होती है. नेक्स्ट इज द शेयर. अप्लाइड फोर्स काज
one portion of the object to slide, displace or shear with respect to the other portion of the object। जैसे ये आपको दिखाया गया है, तो बॉडी का एक पोर्शन जब वो दूसरे पोर्शन के ऊपर जब वो स्लाइड करता है और इसमें जो वो फोर्स जो अप्लाई होती है ये अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन अप्लाई होती है। नेक्स्ट इज द मैकेनिकल स्ट्रेस। मैकेनिकल स्ट्रेस दो चीज़ें हैं बेसिकली, एक तो प्रेशर है। प्रेशर जब वो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स एक्सटर्नल टू द सॉलिड बॉडी। अगर एक्सटर्नली जब वो फोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन तो उसको हम जब वो प्रेशर बोलते हैं, और अगर यही फोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द बॉडी कोई सॉलिड बॉडी के अंदर है तो उसको हम जब वो स्ट्रेस का नाम दे देते हैं। सो स्ट्रेस इज सेम एज द प्रेशर। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इसमें दिखाया गया आपको वर्टिबल कॉलम दिखाया गया, तो जैसे जैसे आप जब वो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वर्टिबल बॉडी का साइज जब वो कंपैरेटिवली जब वो इंक्रीज होता जाता है। इस वर्टिबल बॉडी की साइज इंक्रीज होने की जो वो बायोमैकेनिकली एक्सप्लेन करें तो जैसे जैसे लोडिंग की अमाउंट बढ़ती जाती है तो वैसे उसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी का साइज भी जब वो इंक्रीज हो जाता है। Next is the bending. Bending is a asymmetrical loading produced tension on one side of the longitudinal axis and compression on the other side. जैसे इस पिक्चर में आपको दिखाया गया, सो जिस साइड पे जो बॉडी के पार्ट्स सेपरेट अपार्ट हो रहे हैं उस साइड पे टेंशन क्रिएट होगी, और जिस साइड पे जब वो अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं बॉडी के पार्ट्स वहाँ पे जब वो कंप्रेशन होगी। सो बॉडी की एक साइड पे टेंशन होती है, दूसरी साइड पे कंप्रेशन होती है, तो इस चीज़ को हम जब वो बेंडिंग का नाम देते हैं। नेक्स्ट इज द टॉर्शन। टॉर्शन इज एन इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ लोडिंग, लोड प्रोड्यूसिंग ट्विस्टिंग ऑफ अ बॉडी अराउंड इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। जैसे ये बॉडी दिखाया गया तो ये अपनी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग इसको जब ट्विस्ट करते हैं तो इसकी वजह से जब वो जो लोडिंग होती है उसको हम जब वो टॉर्शन बोलते हैं। और टॉर्शन की ऐसी फोर्स है जिसको जो बॉडी जो लीस्ट हमारी जो बोन्स हैं उसको लीस्ट टॉलरेट कर सकती हैं। नेक्स्ट इज द कंबाइन लोडिंग। नॉर्मली जो हम जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं तो मल्टीपल काइंड ऑफ लोडिंग जैसे आपको जो पीछे दिखाएंगे तो वो कंबाइनली एक्ट कर रही होती है बॉडी पे, उसको जब हम जो कंबाइन लोडिंग का नाम देते हैं। ये आपको पिक्चर में सारी डिफरेंट काइंड ऑफ लोडिंग दिखाई गई है। कंप्रेशन में जो बॉडी को स्क्वीज किया जाएगा, टेंशन में बॉडी को पुल अपार्ट किया जाएगा, बेंडिंग में जो है वो एक साइड पे टेंशन और दूसरी साइड पे जब वो कंप्रेशन काज होगी, टॉर्शन में जब वो अलोंग द एक्सिस बॉडी जब वो ट्विस्ट करेगी, शेयर में जब वो लॉन्ग इसके जब वो बॉडी के जब वो हॉरिजॉन्टली जब वो बॉडी पे फोर्स अप्लाई होगी जैसे इसमें दिखाया गया। अब इफेक्ट्स ऑफ द लोडिंग, बॉडी पे जब लोडिंग होती है तो उसकी इफेक्ट्स क्या आते हैं। नंबर 1 तो उसमें बॉडी एक्सेलरेट करती है, उसमें बॉडी की जब वो स्पीड कम या ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज द डिफॉर्मेशन, बॉडी की शेप चेंज होती है। सो द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द स्टिफनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा स्टिफ होगा उसमें जो शेप में चेंज उतना ज़्यादा कम होगा। अब क्या कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इंजरी काज कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी में। जैसे हम जब वो बोन्स की बात करें, सो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की कितनी अमाउंट है और किस डायरेक्शन में अप्लाई की है। जैसे हमने पीछे देखा कि ट्विस्ट की जो फोर्स है वो कम, उसकी डायरेक्शन जो ज़्यादा काज कर सकती है इंजरी बजाय उसकी कंप्रेशन। बॉडी आपकी बोन्स जो है वो कंप्रेशन या फिर टेंशन को कंपेरेटिवली ज़्यादा बेयर कर सकते हैं कंपेयर टू द ट्विस्टिंग मूवमेंट। एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, मटेरियल प्रॉपर्टीज ऑफ द लोडिंग टिश्यू। लाइक अगर कुछ बोन स्ट्रॉन्ग है तो वो ज़्यादा बेयर कर सकती हैं, अगर वीक है तो कम बेयर कर पाएंगी। दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व या फिर डी लोड डिफॉर्मेशन कर्व। दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसके इस ग्राफ के एक साइड पे जो आपको स्ट्रेन दिखाया गया, उस साइड पे स्ट्रेस दिखाया गया। जितना अगर विद एन इलास्टिक लिमिट जो है वो जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस इंक्रीज करते जाएंगे बॉडी में शेप में चेंज जो कि स्ट्रेन है वो वैसे वैसे इंक्रीज होता जाएगा। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसको हम जब वो यील्ड पॉइंट का नाम देते हैं। इसके बाद जब वो ये दोनों स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, ठीक है। इसमें जब वो अमाउंट ऑफ स्ट्रेन कंपेयर टू द स्ट्रेस जब वो इंक्रीज हो जाएगा
तो इससे और एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद जब वो बॉडी ब्रेक हो जाएगी। तो ये यील्ड पॉइंट और फेलियर पॉइंट के दरमियान वाला जो एरिया है इसको हम जो वो प्लास्टिक रीजन बोलते हैं, जिसमें बॉडी की जो परमानेंट शेप में चेंज आ जाता है। और फेलियर पॉइंट जब वो ये ब्रेकिंग पॉइंट कहलाता है, इसमें जो वो जब इसके बाद जो वो बॉडी जो वो ब्रेक कर जाती है। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। नेक्स्ट इज द रेपिटेटिव वर्सेस एक्यूट लोडिंग। रेपिटेटिव का हम जब वो क्रोनिक लोडिंग भी बोलते हैं। सो लो अमाउंट ऑफ लोडिंग होती है लेकिन जब वो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। रेपिटेशन इसमें जब वो ज़्यादा होती है लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड जो फोर्स की जब वो कम होती है। इसकी वजह से क्या हो सकती है, क्रोनिक इंजरी हो सकती है, स्ट्रेस इंजरी, या फिर जब वो माइक्रो ट्रॉमा हो सकता है बिकॉज ऑफ द रेपिटेटिव लोडिंग। रेपिटेटिव लोडिंग की एक एग्जाम्पल आपका जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। Acute loading, application of a single force of significant magnitude to cause injury to a biological tissue। जैसे जो मैक्रो ट्रॉमा, जैसे बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है वो बोन ब्रेक वगैरह कर जाती है, तो वो एक जब वो एक्यूट लोडिंग है। अभी आपको जो रेपिटेटिव लोडिंग की कुछ एग्जांपल दिखाई गई हैं। स्ट्रेस फ्रैक्चर, टेनिस एल्बो, गॉल्फर्स एल्बो, सुप्रास्पाइनेटिस टेंडन, ये सारे मसल्स की जो इंजरीज हैं ये रिपीटिशन ऑफ मूवमेंट वगैरह की वजह से होती है। दीज आर एग्जांपल ऑफ रेपिटेटिव